आइए हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी को। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 है, कहीं कहीं 1901 मिलता है। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। इस कहानी को हम शुरू से पढ़ते हैं नेट के दृष्टि से। तो इस कहानी का आरंभ करने से पहले बता दूं मैं, ये कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है 1900 में ही। इसके लेखक का नाम लिखा ही है, माधवराव सप्रे हैं। और इस कहानी को पढ़ेंगे आगे तो कुछ बताएंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट नेट की दृष्टि से आप लोग देखना। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। अब इस कहानी में थोड़ा बहुत हम देखते हैं शुरू से। इस कहानी में एक जमींदार हैं, तो उनका महल है और उस महल के आगे एक वृद्ध विधवा महिला की झोपड़ी भी है। और जमींदार साहब ने कहा है विधवा से कि अ, अपनी झोपड़ी को हटा लो, मैं अपना हाथा वहाँ तक बढ़ाऊँगा। तो बहुत बहुत कहा, लेकिन विधवा ने नहीं माना। तो वो कह रही हम कई दिनों से बसी हैं, उसी में उसका पति मरा, उसी में उसका पुत्र मरा। और फिर आगे फिर है कि उसकी पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी, यानी कि पतोह भी उसी झोपड़ी में मरी और 5 वर्ष की कन्या उसके साथ में है, वृद्ध के साथ छोड़कर चली गई, यानी कि वृद्ध की पोती है। अब यही उसकी पोती एक वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती है तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती है, यानी पहले की स्थिति, यानी पति मरा, पुत्र मरा, फिर बहू मरी, तो उस स्थिति को देखकर वो रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी यानी कि जमींदार साहब की इच्छा का हाल सुना कि वह हाथा बढ़ा रहे हैं, तब से वो मृत प्राय हो गई, यानी मृत प्राय, लगता है वो मृत्यु की शैया पर लेट चुकी है। उसमें रोने की क्षमता तो खत्म हो गई और लगता है वो मर चुकी है, एक असहाय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वो नहीं निकलना नहीं चाहती थी। यानी कि आप लोग यह देखिए, ध्यान से देना कि जो महिला है, वो महिला का मन उस घर में इतना जम गया था। कोई भी घर है, ऐसा अपना घर मान लो जो घर में रहते, उस घर को छोड़ना कितना दुख होगा। तो उसी की तरह आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो इमेज। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल गए, जो जिम्मेदार साहब थे सब प्रयत्न निष्फल गए। तब वह अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगे। जिम्मेदारी चाल जानते हैं आप लोग, शोषण करते हैं लोग। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी अदालत से झोपड़ी को कब्जा कर लिया। उन्होंने अपना प्रयत्न कर लिया लेकिन नहीं कर पाए। तब वो कुछ पैसे देकर वकीलों से अदालत से झोपड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और विधवा वहाँ से विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर रहने लगी थी। क्या बात है यार, यहाँ शोषण, सामंती शोषण भाव, इस पैराग्राफ में लोग देखना। और ये जो लाइन मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको भी देख लेना, ये वाली लाइन, ये लाइन देख लेना, क्योंकि ये क्रम से पूछ लेता है लाइन, तो इसको थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक पॉइंट ये है, जो 5 वर्ष की कन्या है इनकी, इसको देखना, क्योंकि 5 वर्ष की कन्या है इनको। तो ये थोड़ा पॉइंट देखते रहना आप लोग। फिर आगे हम ये पॉइंट भी देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी है। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब से अपनी जिम्मेदारी चलने लगे। ठीक है। फिर बाल का खाल कौन निकालने वाले कौन है? ये जिम्मेदार साहब हैं, आप लोग जानते ही हैं। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। वही झोपड़ी के पास जमींदार साहब टहल रहे थे, उसी के पास विधवा जो वृद्ध महिला है वो टोकरी लेकर पहुँच गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, जहाँ खड़ी थी वो झोपड़ी के पास। तो श्रीमान ने कहा हटा दो, जमींदार ने नौकरों से कहा, पर वो गिड़गिड़ा कर बोली, कौन? बूढ़ी, वृद्ध थी। महाराज, अब तो यहाँ
झोपड़ी तुम्हारी है, यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। ये जो विधवा है वो ज़िम्मेदार साहब से कह रही है। ज़िम्मेदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, ज़िम्मेदार साहब ने कहा, हाँ कहो, मतलब उन्होंने सिर हिला दिया, कहो क्या विनती है। जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत समझाया, बहुत कुछ समझाया, पर वो एक नहीं मानती। ये कहा करती कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि ये झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। क्या बात है। यानी जो 5 वर्ष की कन्या थी उसने खाना नहीं खाया जब से झोपड़ी छूटी, तो वही खाना खिला, और कह रही है कि मैं झोपड़ी में ही खाना खाऊंगी, उसी की चूल्हे पर खाऊंगी जो चूल्हा बना झोपड़ी में। तब बुढ़िया ने सोचा कि मैं मिट्टी लेकर जाऊं और चूल्हा बना दूं और खाना खा लेगी, उस पर खाना बनाऊंगी। तो वही आ, लेने आई है। आते हैं हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे, देखते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, यानी जो विधवा है वो झोपड़ी के भीतर गई। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। स्मरण मतलब याद हुआ, जो पुरानी बातें थी यार। परिवार पूरा हरा भरा था ना, खिला था, और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। क्या है यार, उस समय मिट्टी भर रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। आंतरिक दुख बहुत है यार। पुत्र खत्म, पति खत्म, पतों खत्म, उसी घर में घर भी छूट गया। वो कितना दुख होगा। मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले। देखो ध्यान, देखो ना यहाँ, वो मिट्टी को भर कर और अपने हाथ से ही उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। श्रीमान, जिम्मेदार से कहा, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ, रख लूँ। कि महाराज से विनती प्रार्थना की। तो जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए। अरे नाराज़, जमींदार हैं तो उनसे कहेगी तो कहेंगे यार हम कैसे टोकरी उठाने लगे हैं, टोकरी उठाने वाले हम हैं। पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी, क्यों जोड़ती जानते हो, उनको दिखाना चाहती थी, और पैरों पर गिरने लगी तो उन्हें के मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। किसी नौकर से ना कहकर वो स्वयं ही टोकरी उठाने बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। देखो, टोकरी नहीं उठाई जा रही उनसे। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगा कर टोकरी को उठाना चाहा। सब ताकत लगा दी जमींदार साहब ने, इतनी ताकत शरीर में थी, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वो एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वो लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। देखो, जिस महिला ने टोकरी भर कर अपने दोनों हाथों से उठाकर बाहर ले आई, अब वो दिखाना चाहती है कि उठाइए, आप इतना जांगर है आपके पास, अपने पास कितनी क्षमता है स्वयं के पास। दूसरे के बल पर तो बहुत कुछ भी कर सकते हो, पैसों के बल पर अपने आप की क्षमता है। तो ये सुनकर, आते हैं थोड़ा जो 2 लाइन नीचे है उस पर देखते हैं। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ये पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। ये पूरा पॉइंट जो है इसको आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। ये केंद्र बिंदु है कहानी का यहीं पर, ठीक। ये पॉइंट थोड़ा समझना, आप लोग देख लीजिए लेना खुद से। हाँ, फिर जमींदार साहब, धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही, उपयुक्त मतलब ये वचन जो महाराज नाराज ना हो, हाँ, सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं।
कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। हमने क्या शुरू में कहा था कि पैसा से आप मत ज़्यादा आगे जाइए, क्योंकि ईश्वर चाहेगा तो आप फिर आपको वही जगह पहुंचा देगा। ठीक। तो जमींदार साहब धनमत से गर्वित थे। किससे गर्वित थे? धनमत से गर्वित थे। अपना कर्तव्य भूल गए थे। ठीक। तो कृतकर्म का पश्चाताप, उन्होंने जो कृतकर्म किया, उन्होंने गलत काम किया, पश्चाताप भी हुआ, फिर क्षमा मांग ली विधवा से, फिर झोपड़ी वापस कर दी। ये दिखाना चाहते थे उसकी पुत्री भूखी नहीं थी। भूखी रहती 3 दिन से, भूखी रहती नहीं, भूखी 3 दिन से जो झोपड़ी नहीं है, अरे नहीं, खाई थी। पर वो महिला थी जो जमींदार साहब को दिखाना चाहती थी कि कितना है इनके अंदर। एक टोकरी में मिट्टी नहीं उठाई जा रही है और फिर हमारी झोपड़ी ले ली। उसमें कितने का दफन हुआ? 3 दफन भी हुए, मृत भी हुई। पुत्र मरा, पतोह मरी और पति मरा। तब ये सब थोड़ा सा, तो इसमें एक सामंती शोषण भी है, वर्ग भेद भी दिखाया गया है। टोकरी नहीं उठा रहे थे ना, तो वहाँ वर्ग भेद ही है कि क्यों टोकरी उठाएं। फिर मातृभूमि के प्रति प्रेम है, क्यों भाई? मिट्टी लेने आई है चूल्हा बनाने के लिए, कि पुत्री नहीं खा रही है। वो बुढ़िया को बहुत प्रेम था। और चौथा पॉइंट इसमें ये है कि एक टोकरी भर मिट्टी मातृभूमि के प्रति प्रेम से उत्पन्न स्वाभिमान की प्रतीक है। यहाँ दिखाया गया है एक टोकरी मिट्टी स्वाभिमान की प्रतीक है। जानते हो, प्रेम से उत्पन्न जो स्वाभिमान, उसके प्रतीक ही है। ये संवाद जो बहुत अच्छा है, इसको याद रखना। महाराज नाराज ना हो, आपस आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे?